जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दी हिस्ट्री बफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है डेवलपमेंट। देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और क्या डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में, यूएनडीपी के बारे में और इसके साथ साथ हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी जानेंगे, यानी सतत पोषणीय विकास के बारे में भी जानेंगे। और सबसे लास्ट में इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है ना? तो इस चैप्टर को हम लोग करते हैं स्टार्ट अभी। सबसे पहली बात, अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट का मतलब यानी कि विकास का मतलब क्या होता है, तो देखो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना। यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास में क्या है, अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में क्या आना, सुधार आना, वही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। पहली बात। इसके बाद अगर आप देखोगे, देखो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। भाई, मेरे लिए डेवलपमेंट अलग चीज़ होगी, क्या पता आपके लिए डेवलपमेंट अलग चीज़ हो। है ना? है ना? तो बेटा इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, देखो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट, ये धारणा सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हो कि उसको टाइम पर क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, ताकि वो अपनी क्या कर सके, ताकि वो इरिगेशन कर सके, सिंचाई कर सके खेतों के अंदर। क्या पता उसके लिए डेवलपमेंट ये हो। है? और वहीं अगर हम दूसरा देखें तो हमें ये देखने को मिलता है बेटा, क्या पता हो सकता है कि जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज जो होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, क्या पता उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब वो हो कि हम क्या कर सकें, हम बड़ी बड़ी क्या बना सकें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकें, लार्ज बिल्डिंग बना सकें, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब वो हो। तो यहाँ पर हमने क्या समझा बेटा, यहाँ पर हमने ये समझा कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यानी कि धारणा सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। दूसरी बात हो गई। आगे देखो, अगर बात की जाए कि इसके डेवलपमेंट के गोल की बात की जाए, लक्ष्य की बात की जाए, तो डेवलपमेंट का लक्ष्य यानी कि गोल भी सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो क्या है, हो सकता है कि जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज जो होते हैं, उद्योगपति जो होते हैं, इनके लिए डेवलपमेंट का गोल हो क्या बनाना, डैम बनाना, यानी कि बांध बनाना। क्या बनाना बेटा? डैम बनाना। क्या पता इनके लिए डेवलपमेंट का गोल ये हो। लेकिन जिस एरिया के अंदर बेटा ये लोग डैम बना रहे होंगे, उस एरिया में रहने वाले लोगों को दिक्कतें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। अगर उस एरिया में डैम बनेगा तो वहां पर रहने वाले जितने भी ट्राइबल लोग होंगे, जितने भी पुअर लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, उन लोगों को वहां से क्या करना पड़ेगा, विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा उनको, वहां से उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो क्या डेवलपमेंट का गोल उनके लिए एक जैसा है? नहीं। उनके लिए भाई, एक इंसान के लिए यानी कि उद्योगपतियों के लिए क्या है डेवलपमेंट, तो उनके लिए गोल अलग है, वो गरीबों के लिए गोल क्या है, अलग है। तो यहाँ पर हमने तीन बातें जानी। पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, इसकी मीनिंग के बारे में देखा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। और दूसरा हमने क्या देखा, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सभी लोगों के लिए वो भी अलग अलग होता है। एंड तीसरी बात हमने क्या जानी कि डेवलपमेंट का जो गोल होता है वो भी सभी लोगों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है? अब इसके बाद आगे देखो आप। अब देखो, पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ इनकम के साथ में आय के साथ में ही जोड़कर देखा जाता था। पहले के टाइम पर ऐसा होता था। इसका मतलब देखो बेटा ये हुआ कि पहले के लोग ये सोचते थे कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, सिर्फ वही क्या, उसी उसी इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन बेटा पैसा ही पास में होना, बहुत सारा पैसा पास में होना ही डेवलपमेंट नहीं होता है। पैसा क्या है बेटा? पैसा क्या है बेटा? पैसा आपका क्या, मटेरियल ऑब्जेक्ट है। क्या है? मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि भौतिक वस्तु है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, भले ही पूरा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ आपका डेवलपमेंट कर देगा। पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, अपना योगदान देती हैं। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं? वो बेटा चीजें कौन कौन सी हैं? समानता, यानी कि इक्वलिटी,
दूसरा क्या है बेटा, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। तीसरा क्या है बेटा आपका, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। फिर आदर यानी कि रिस्पेक्ट। एंड क्या है, सम्मान और डिग्निटी। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है। सपोज करो कि आप इंडिया को छोड़कर आप किसी दूसरी कंट्री में काम करने के लिए गए हैं और वहां पर आपके साथ में आपकी कास्ट के बेस पर या आपके रिलीजन के बेस पर या आपके जेंडर के बेस पर वहां पर आपके साथ में क्या किया जा रहा है, वहां पर आपके साथ में इनइक्वलिटी की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या आप उसको डेवलपमेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। तो बेटा डेवलपमेंट होने के लिए क्या जरूरी होता है, पैसे के साथ साथ में वहां पर इक्वलिटी का होना भी बेटा जरूरी होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां क्या लिखा है बेटा, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम लिखा हुआ है। अब देखो वही दोबारा एग्जांपल, आप अपनी ही कंट्री में हैं लेकिन आपको अपनी कंट्री के अंदर कुछ भी बोलने की, कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो क्या आप इसको डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे ना। तो डेवलपमेंट होने के लिए लोगों के पास में फ्रीडम होना भी जरूरी होता है। एंड तीसरा क्या लिखा है बेटा, सुरक्षा। अब सुरक्षा कैसे, आप इस देश में रहते हैं या आप किसी दूसरी कंट्री में गए हैं लेकिन वहां पर आपको मालूम है कि आपके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है या आपको कभी भी खतरा हो सकता है, आपको सिक्योरिटी ही नहीं है। तो क्या आप उसको डेवलपमेंट बोलेंगे इसको? नहीं, वो भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सिक्योरिटी का होना भी जरूरी होता है। सिक्योरिटी के अलावा बेटा क्या, आदर। आप कहीं पर काम करने के लिए गए हैं या आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके साथ बहुत बदतमीजी के साथ में बोला जा रहा है, आपका आदर सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो क्या आप उसको डेवलपमेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि पैसों के साथ साथ में, पैसा क्या है बेटा, पैसा एक मटेरियल वस्तु है, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस मटेरियल ऑब्जेक्ट के अलावा हम लोगों के पास में कुछ नॉन मटेरियल भी ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो क्या शो करते हैं बेटा, जो डेवलपमेंट को शो करते हैं, डेवलपमेंट को दिखाते हैं कि नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं। समझे मेरी बात? समझे? आगे सुनो। अब यहां पर एक वर्ड क्या लिखा बेटा, राष्ट्रीय विकास यानी कि नेशनल डेवलपमेंट, विकास कह रहा हूं सॉरी, हाँ ठीक है। यहां पर क्या लिखा बेटा, राष्ट्रीय विकास, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट। अब सबसे पहली बात, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी कंट्री का या उस कंट्री में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है, नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। समझे डेफिनेशन क्या बोला मैंने क्या बोला, किसी भी कंट्री का और उस कंट्री में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट होना ही नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अब देखो नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी लोगों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि उस देश के अंदर सड़कें अच्छी हो जाएं। कुछ कहते नहीं, उस देश के अंदर अस्पताल अच्छे हो जाएं। कुछ कहते नहीं कि वहां पर स्कूल अच्छे हो जाएं। तो नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी सभी लोगों के कॉन्सेप्ट, सभी लोगों की धारणाएं अलग अलग है। कुछ बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट अलग है, कुछ बोलते हैं अलग है। लेकिन इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमने नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हमने इनकम को बेस बनाया हुआ है। किसको? हमने इनकम को बेस बनाया हुआ है। किसको बेटा? इनकम को बेस बनाया हुआ है। लेकिन कौन सी इनकम, कौन सी इनकम बेटा? उस इनकम को बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम। क्या बोलते हैं? पर कैपिटल इनकम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम। ये लिखा हुआ इंग्लिश में, एवरेज इनकम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय बोलते हैं। इसको हम लोग बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? इसको हम लोग बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं किसी भी कंट्री का क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट देखने के लिए कि वहां का नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझे मेरी बात? समझ में आया ये वाला? अब आगे देखते हैं कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है, जिसको हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ये क्या होता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो हमें मालूम होता है क्या, हमें मालूम होता है कि किसी भी कंट्री में रहने वाले कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, उसकी एक साल की एवरेज इनकम, यानी कि उसने एक साल में कितना कमाया, उसने एक साल में ओवरऑल कितना कमाया, उस इंसान की एक साल की ओवरऑल की जो कमाई होती है, जो इनकम होती है, उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम, या फिर क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम बोलते हैं। अब इस एवरेज इनकम को भाई मुझे कैसे पता कि आपकी इनकम कितनी है?
इसको मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ? तो इसको पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए, बताने के लिए हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला बेटा क्या होता है? कुल राष्ट्रीय इनकम, कुल राष्ट्रीय आय, या इंग्लिश में लिखा हुआ है टोटल नेशनल इनकम, यानी कि पूरे हमारे देश का टोटल पैसा। क्या लिखा हुआ है? टोटल नेशनल इनकम, हमारे देश का टोटल पैसा। और उसके बटे में क्या रखेंगे हम? टोटल पॉपुलेशन देश की। जब इस टोटल पॉपुलेशन में से इसको डिवाइड देंगे ना, तो डिवाइड देने पर जो भी नंबर्स आएंगे उससे मालूम हो जाएगा हमें कि हाँ पर कैपिटल इनकम कितनी है हमारे देश की, यानी कि एक इंसान की इनकम कितनी है एक साल की। ठीक है ना? ये हमें इस चीज से पता लग जाएगा। समझ में आया अभी तक? कोई डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं है ना? चले आगे, आगे देखो। अब देखो, प्रति व्यक्ति आय जो होती है इसकी भी हमें एक लिमिटेशन, इसकी भी हमें एक कमी देखने को मिलती है। इसकी पता कमी क्या होती है? इसकी कमी ये होती है कि देखो सभी कंट्री में पॉपुलेशन एक बराबर नहीं होती है, और सभी कंट्री में जो लोग रहते हैं ना, सबकी इनकम भी अलग अलग होती है, और पॉपुलेशन अलग अलग है और इनकम भी अलग अलग है। तो इसकी वजह से किसी देश के अंदर हमें एग्जैक्ट उस इंसान की पर कैपिटल इनकम का नहीं पता लग पाता है। जैसे कि इधर सुनना मेरी बात, देखो सपोज करते मानते हैं किसी कंट्री के अंदर वहाँ की नेशनल इनकम कितनी है? 400 है। टोटल नेशनल इनकम कितनी है? 400 है। और वहाँ पर पॉपुलेशन रहती है कितनी? 40। कितनी पॉपुलेशन कितनी रहती है? 40 रहती है। जब हम इसको इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो मान लो जो भी लोग रहते हैं वहाँ पर एक इंसान की पर कैपिटल इनकम कितनी है? 10 है। वहीं अगर हम दूसरी जगह देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि किसी दूसरी कंट्री के अंदर वहाँ की नेशनल इनकम कितनी है? वहाँ की भी 400 है। लेकिन वहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी रहती है? 8। कितनी पॉपुलेशन रहती है? वहाँ पर 8 पॉपुलेशन रहती है। अगर 8 पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग होंगे ना, उनकी पर कैपिटल इनकम कितनी होगी? 50। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इनकम, नेशनल इनकम यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, बस पॉपुलेशन अलग अलग है। जब पॉपुलेशन अलग अलग है तो पर कैपिटल इनकम भी अलग अलग निकली। अब ये जो पर कैपिटल इनकम जो है, ये पर कैपिटल इनकम क्या सही है कि गलत है? भाई जरूरी थोड़ी कि सभी इंसान 10-10 रुपए कमा रहे होंगे, जरूरी थोड़ी है। क्या पता कुछ लोग 2 रुपए कमा रहे हो, कुछ लोग 2 रुपए कमा रहे हो, क्या पता कुछ लोग 5 रुपए कमा रहे हो, क्या पता कुछ लोग 1 रुपया कमा रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, है? तो सबकी इनकम अलग अलग है, तो पर कैपिटल इनकम से एग्जैक्ट इनकम का पता नहीं लग पाता है। ये इसकी क्या होती है बेटा? ये इसकी लिमिटेशन होती है। ये क्या होती है इसकी? ये इसकी लिमिटेशन होती है, कमी होती है इसकी। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो आगे आपको यहां पर क्या बता रखा है? देखो वर्ल्ड के लेवल पर अगर हम लोगों को डेवलपमेंट के बारे में देखना है कि दुनिया के लेवल पर, अगर हम वर्ल्ड के लेवल पर हमें ये देखना है कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां का डेवलपमेंट कैसा है। तो वर्ल्ड के लेवल पर डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम लोगों के पास में बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? उस वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बेटा? वर्ल्ड बैंक। क्या नाम है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल का एक बैंक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या है बेटा? एक बैंक है, यानी कि दुनिया का बैंक है ये। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक हर साल इनकम को अपना बेस बनाकर, आय को अपना आधार बनाकर, किसको बेटा? आय को अपना आधार बनाकर, इनकम को अपना बेस बनाकर हर साल ये वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, एक रिपोर्ट रिलीज करता है, जारी करता है। उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? उस वाले रिपोर्ट को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, विश्व विकास रिपोर्ट कहा जाता है। इनकम को बेस बनाकर हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है, और इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग रैंक दी जाती है। रैंक कैसे दी जाती है भाई? रैंक बेटा ऐसे दी जाती है कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों की पर ईयर की इनकम कितनी है इंडिविजुअल लेवल पर। अब देखो यहां पर, देखो कैसे इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट के बिहाफ पर ये वर्ल्ड बैंक दुनिया की कंट्रीज को 3 लेवल पर डिवाइड करता है। 3 लेवल पर बेटा क्या करता है? क्लासिफाई करता है, डिवाइड करता है।
पहली कंट्री कौन सी बेटा? पहली कंट्री वो कंट्री जहां पर रहने वाले लोगों की पर कैपिटल इनकम इंडिविजुअल तौर पर कितनी होनी चाहिए बेटा? यूएस डॉलर के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर 63,400 रुपए है, तो वो कंट्री कैसी कंट्री कहलाती है? रिच कंट्री कहलाती है। ये लाइन समझ में आई? ये दोबारा बोलूं? मैंने बेटा क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ये वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करती है ना, इसका नाम क्या है बेटा? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर ये वर्ल्ड बैंक दुनिया की अलग अलग कंट्रीज को रैंक देती है कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी मिडल है, कौन सी पुअर है। कैसे देती है? कोई क्या उसका कुछ बेस है? हाँ, इसका बेस है इनकम। और कैसी इनकम? पर कैपिटल इनकम, पर 1 ईयर की, एक इंडिविजुअल पर्सन की। कैसे देखो कैसे? मैंने आपको क्या बताया? अगर किसी इंसान की इनकम 63,400 रुपए है पर कैपिटल इनकम, तो वो कंट्री कैसी कंट्री होगी? अमीर कंट्री होगी, रिच कंट्री होगी। वहीं अगर किसी कंट्री में रहने वाले लोगों की पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय, यानी कि 1 साल की उसकी इनकम एक इंसान की कितनी हो? 10,030 रुपए यूएस डॉलर के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर, तब वो कंट्री कैसी कंट्री होगी बेटा? मिडिल कंट्री होगी, ना अमीर ना गरीब। तीसरी बात क्या? अगर किसी कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम पर कैपिटल इनकम इंडिविजुअल तौर पर यूएस डॉलर में कितनी हो? 2400 रुपए हो या उससे कम हो, ऐसी कंट्री को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है? तो ऐसी कंट्री को बेटा पुअर कंट्री के अंदर, गरीब देशों के अंदर रखा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये क्लासिफाई किसने किया है बेटा? ये हमें मालूम कैसे पड़ रहा है? उसकी रिपोर्ट से। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पर ईयर रिलीज करती है ये वाला बैंक जो रिलीज करता है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, ये जो पीछे बताया मैंने वही यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ सेम। इसके बाद देखो क्या है? इनकम के अलावा और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेस पर हम लोग मतलब ये वर्ल्ड के लेवल पर किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, देखते हैं। वो इनकम के अलावा होता है। अब वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा? वो फैक्टर आपके कौन कौन से होते हैं? एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्स, यानी कि संसाधनों तक पहुंच। अब मेरी बात सुनना बेटा, आपको मैंने पीछे वाली साइड में क्या बताया था? वर्ल्ड बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर जो इनकम को बेस बनाकर हर साल रिपोर्ट जारी करता है और दुनिया के अलग अलग कंट्री को क्या करता है? रैंक देता है। क्या पता लगाने के लिए? डेवलपमेंट पता लगाने के लिए। वैसे ही यूएनडीपी नाम का एक और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी बेटा इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है ना। ये इनकम के अलावा कुछ और चीजों को बेस बनाती है ये मेजर करने के लिए कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अब वो चीजें कौन कौन सी बताई मैंने? किन किन चीजों को बेस बनाती है? ये बनाती है एजुकेशन को, यानी कि शिक्षा को, स्वास्थ्य को यानी कि हेल्थ को, और किसको बनाती है बेटा? संसाधनों तक पहुंच, यानी कि किसको बेटा बनाती है? ये बनाती है किसको? एक्सेस टू रिसोर्स। इन 3 चीजों को ये बेस बनाती है और ये देखती है कि ये तीनों चीजें किसी देश में रहने वाले लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। अगर पहुंच रही होती हैं तो ऐसी कंट्री को ये सबसे ऊपर रैंक में रखती है। अगर ये सारी चीजें किसी देश में रहने वाले लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा थोड़ा पहुंच पा रही हैं, ऐसी कंट्री को क्या करती है बेटा? मिडिल कैटेगरी में रखती है। लेकिन जिस कंट्री में ये सारी चीजें वहां पर रहने वाले इंडिविजुअल पर्सन तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं, उस कंट्री को ये यूएनडीपी लोअर कैटेगरी के अंदर रखता है, लोअर रैंक के अंदर रखता है। और ये सब मेजर करने के बाद ये यूएनडीपी हर साल एक रैंक मतलब एक रिपोर्ट जारी करता है। और उस वाली रिपोर्ट को बेटा क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। इसको बोलते हैं बेटा क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स, HDR।
ये हर साल ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है और इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि कोई कंट्री डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। और देखो यहाँ पर मैंने 2025 का मैंने एक डाटा लिखा हुआ है। मैंने इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें ये मालूम होता है कि 190 कंट्री में से 190 कंट्री में से अगर हम इंडिया का HDR देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें इंडिया का, 190 कंट्री में से हमारा जो इंडिया है बेटा 130 रैंक पर आता है। किसमें आता है बेटा? 130 रैंक पर आता है आउट ऑफ 190। यानी कि अगर आप देखोगे बेटा मिडल स्टेज में आता है हमारा इंडिया। ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट रैंक पर अभी 2025 में कौन सी कंट्री आई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, तो बेटा वो कौन सी आई है? आइसलैंड। कौन सी आई है? आइसलैंड आई है। यानी कि यह आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां के लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, प्रॉपर हेल्थ मिल रहा है और वहां के लोगों की रिसोर्स का क्या है बेटा? एक्सेस है, पहुंच है। जबकि हमारे इंडिया में क्या बेटा कि हमारे इंडिया में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें कम कम लोगों तक पहुंच पा रही हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ भी बेटा क्या, ये चीज़ भी किसी कंट्री के डेवलपमेंट को दिखाती है, शो करती है। ठीक है। तो ये तो हमारा किसके लेवल पर हो गया बेटा? इंटरनेशनल लेवल पर हो गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे किसके लेवल पर बेटा? अभी आगे हम लोग स्टेट के लेवल पर देखेंगे। ठीक है। अब देखो ये स्टेट के लेवल पर हम लोग डेवलपमेंट को यहां पर मेजर करेंगे। ठीक है। इसमें अगर स्टेट की बात बताऊं तो बेटा इसमें हम लोग इंडिया के स्टेट के बारे में देखेंगे। इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट है ना, जो 28 जो स्टेट्स हैं, उनमें से कुछ स्टेट के बारे में बेटा हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या वो स्टेट डेवलप हैं कि नहीं हैं। और इंडिया में स्टेट के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, उनके विकास को मापने के लिए कुछ चीज़ों को बेटा आधार बनाया गया है, बेस बनाया गया है। सबसे पहली चीज़ बेटा क्या है? पर कैपिटल इनकम। यहाँ देखो कुछ, यहाँ ना कुछ ये हेडिंग लिखी हुई स्टेट, यहाँ पर नीचे 3 स्टेट दिए हुए हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। अब यहाँ पर इनके डाटा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पर कैपिटल इनकम की बात करूँ तो पर कैपिटल इनकम हरियाणा की बेटा कितनी है? 2,36,147 रुपये एक इंसान की, एक व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम है हरियाणा की। दूसरी बात, अगर मैं केरला की बात बेटा, अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला के लोगों की पर कैपिटल इनकम कितनी है एक साल की? तो 2,04,105 रुपये ये केरला के लोगों की पर कैपिटल इनकम है। वहीं अगर मैं बात करूं किसके बेटा? बिहार की बात करूं तो बिहार के लोगों की एक साल की पर कैपिटल इनकम कितनी है? 40,982 रुपये। तो अगर इनकम के बेस पर देखें तो इनकम के बेस पर हरियाणा सबसे टॉप पर आता है। लेकिन इनकम अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। हमें इस इनकम के अलावा और भी फैक्टर को देखना पड़ेगा कि और फैक्टर को हरियाणा फुलफिल करता है कि नहीं करता है। अगर कर रहा होगा तो हम मानेंगे कि हाँ हरियाणा का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर उन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है हरियाणा, तो हम सिर्फ इनकम के बेस पर उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए देखो, अब यहां देखो क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बेटा। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है? इसके अलावा दूसरा हमारा क्राइटेरिया कौन सा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? शिशु मृत्यु दर। बेटा इसको जो हम मेजर करते हैं ना, इसको हम लोग मेजर करते हैं 1000 बच्चों के ऊपर मेजर करते हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि किसी एरिया के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस 1000 बच्चों में से, पैदा होने वाले बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो मर गए, है ना? ऐसे बच्चों के नंबर को, ऐसे बच्चों के नंबर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब समझे क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि किसी भी स्टेट में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं, सपोज करो वहां पर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, उस 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो
पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई, वो मर गए, तो ऐसे ही बच्चों के नंबर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसके बेस पर देखें तो बेटा हमें ये देखने को मिलता है कि हरियाणा के अंदर 1000 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे होते हैं तो मर जाते हैं, अपनी 1 साल की एज पूरी करने से पहले पहले मर जाते हैं। वहीं अगर हम केरला के देखें बेटा, केरला के अंदर 1000 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेने के बाद, पैदा होने के बाद 1 साल कंप्लीट होने से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती है। तीसरी बात अगर करें बिहार की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर 1000 बच्चों में से 32 बच्चे ऐसे होते हैं, 32 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेने के 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर हम लोग इस वाली लाइन को देखें, इसको देखने से हमें मालूम होता है क्या, इसको देखने से हमें ये मालूम होता है कि सिर्फ इनकम अच्छे होने से ये नहीं कि हरियाणा का डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि इनकम के साथ साथ में हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वहाँ पर हेल्थ कैसी है। भाई ये चीज़ हमारी हेल्थ के अंदर ही तो आएगी। भाई इतने बच्चे अगर हरियाणा के अंदर मर रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगी, ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी, ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ज़्यादा बेटर नहीं होगी, इसी वजह से तो ऐसा हो रहा होगा ना। लेकिन वहीं केरला को देखो बेटा, केरला के अंदर सिर्फ 7 बच्चे ही क्या वहाँ पर मर जाते हैं जन्म लेने के बाद, और बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो इससे मालूम होता है कि इनकम के साथ साथ में दूसरा भी फैक्टर है जो हमें यह दिखाता है कि किसी स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, इन तीनों में से देखकर, इन तीनों डाटा में से देखकर आप किस स्टेट को ज़्यादा डेवलप मानोगे? केरला को मानोगे, नहीं मानोगे? और जबकि यहां पर अगर आप देख रहे थे तो यहां पर आप किसको मान रहे थे, यहां पर आप हरियाणा को मान रहे थे। और आगे देखो क्या है, अगर लिटरेसी रेट की बात करें, ये अगला फैक्टर है बेटा, लिटरेसी रेट ही हमारा अगला फैक्टर है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, साक्षरता दर। साक्षरता दर अगर हम देखें तो बेटा हमें यह देखने को मिलता है कि हरियाणा के अंदर वहां पर लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों की दर कितनी है बेटा, 82%। कितनी है बेटा, 82%। वहीं केरला की बेटा कितनी है, 94% है। और बिहार की कितनी है बेटा, बिहार में सबसे कम क्या है, हमें लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, पढ़े लिखे लोगों की दर देखने को मिलती है। तो इन तीनों डाटा के बिहाफ पर आप किस स्टेट को ज़्यादा डेवलप मानेंगे? आप केरला को मानेंगे ना। तो यहाँ पर भी केरला है, बेटा यहाँ पर भी केरला है, यहाँ पर भी केरला है। और इसके अलावा तीसरा हमारा क्या है, नेट अटेंडेंस रेशो क्या है बेटा, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्कूल में उपस्थिति। स्कूल में उपस्थिति यानी कि बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे इंडिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल में अपना दाखिला करवाते हैं या स्कूल में नहीं जा पाते हैं। तो बेटा हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में 61% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्कूल में एडमिशन करवा के रखा हुआ है। जबकि केरला में कितने, 83% है। केरला में कितने हैं, 83% जिन बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो रखा है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और बिहार में कितना है बेटा, बिहार में सबसे कम हम लोगों को नेट अटेंडेंस रेशो देखने को मिलता है, यानी कि स्कूल में ये बच्चे मतलब सिर्फ इतने ही बच्चे जा पाते हैं, कहाँ पर, बिहार के अंदर। तो इन तीनों डाटा को देखने के बाद, इन तीनों नंबर्स को देखने के बाद भी आप किस स्टेट को ज़्यादा डेवलप बताएंगे? केरला को। तो यहाँ पर भी बेटा क्या, यहाँ पर भी केरला सबसे आगे निकल गया है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिला कि इनकम के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, और भी कारक होते हैं जो डेवलपमेंट को दिखाते हैं, शो करते हैं। समझ में आया समझ में? आगे चलें। अब सबसे पहली बात, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर, ये होता है क्या है? तो आपको मैंने पीछे क्या बताया था बेटा, प्रति 1000 बच्चों में से, पर 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो जन्म लेने के बाद, पैदा होने के बाद अपनी 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले पहले
उनकी डेथ हो जाती है, और जिन बच्चों की डेथ हुई है उन बच्चों के नंबर्स को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। दूसरा बेटा क्या था बेटा, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का बेटा मतलब होता है क्या, 7 साल या उससे ज्यादा के, 7 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हो, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हो, यानी कैलकुलेशन वगैरह करना जानते हो, ऐसे लोगों के नंबर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट बोलते हैं। तीसरी बात बेटा क्या है, नेट अटेंडेंस रेशो। इसका मतलब बेटा क्या होता है, इसका मतलब बेटा ये कि सेम एज के बच्चे, सपोज को हम मान लेते क्या, 14 से 15 साल के बच्चे, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इनमें इसी उम्र के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसी उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो 14 से लेकर 15 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा पा रहे हैं, और कितने ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो उन्हीं दोनों के नंबर्स को, जो स्कूल जा पा रहे हैं, जिसका स्कूल में क्या है, एडमिशन वगैरह हो रखा है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशो बोलते हैं। एंड अगर हम आगे देखें, इसके अलावा अब देखो, हमें इन तीनों में अगर इंप्रूवमेंट करना है, अगर हम लोगों को इन तीनों चीज़ों के अंदर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर, या लिटरेसी रेट के अंदर, या नेट अटेंडेंस रेशो के अंदर, अगर हम लोगों को इंप्रूवमेंट करना है, सुधार करना है, रिफॉर्म करना है, तो उसके लिए सरकार को लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सरकार जो लोगों को, हम लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए सरकार जो हम लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ऐसे ही फैसिलिटीज़ को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पब्लिक फैसिलिटीज़। क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं बोलते हैं, जो गवर्नमेंट हम लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए हम लोगों को प्रोवाइड करती है। और ये किस प्रकार की फैसिलिटीज़ होती है बेटा, ये होती है बेटा कैसी फैसिलिटीज़, जैसे कि स्कूल बनवा दिए गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट अगर कोई स्कूल बनाएगी तो क्या वहां पर बच्चों से फीस लेगी, फीस नहीं लेगी, अगर लेगी भी तो बहुत कम, ठीक है ना। वही हॉस्पिटल बनवा दी सरकार ने पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार ने लोगों को राशन देना शुरू कर दिया फ्री में, ठीक है। तो इससे हमें मालूम होता है कि बेटा, इससे हमें मालूम होता है कि अगर इन तीनों चीज़ों में अगर रिफॉर्म करना है, सुधार करना है, तो सरकार को लोगों की पब्लिक फैसिलिटी, मतलब लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, और सरकार को काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इस तरीके से क्या हो सके, इस तरीके से लोगों का डेवलपमेंट हो सके, और किसी भी कंट्री का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। इसके बाद, अब इसके बाद देखो बेटा, एक वर्ड आपका क्या आता है, सतत पौष्टिक विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये होता है क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो प्रेजेंट पीढ़ी को ध्यान में रखकर, यानी कि हम लोगों को ध्यान में रखकर, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारी जो आने वाली क्या होगी, जनरेशन जो होगी, उसका भी डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। ऐसे ही डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। देखो, हमारी कंट्री में जो पानी है, उस पानी का हम लोग इस तरीके से यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ताकि उस पानी का हम लोग तो यूज़ कर ही सकें, लेकिन जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो जनरेशन होगी, यानी कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे जो होंगे, वो भी इस पानी का यूज़ कर सकें। इसी चीज़ को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? आगे देखो, अब एक लास्ट टॉपिक बेटा आपको कौन सा है, BMI, यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। बेटा मेरी बात सुनो, हमारे शरीर, हमारी जो हाइट होती है ना, हमारी हाइट और हमारा वेट, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को मिलाकर एक नंबर निकलता है, इन दोनों को मिलाकर जोड़कर एक नंबर निकलता है, और वो नंबर हम लोगों को ये शो करता है, ये दिखाता है कि हम लोगों को कितना, हम लोगों की बॉडी में कितना न्यूट्रिशन है, कितना पोषण है, कितना न्यूट्रिशन है। तो उसी नंबर को बेटा, मतलब वही नंबर जो है, वही नंबर हम लोगों को क्या चीज़ शो करता है बेटा, BMI दिखाता है, बॉडी मास इंडेक्स दिखाता है। और अगर वो नंबर 18 से कम होता है, अगर वो नंबर 18 से कम होता है, तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि क्या, इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे, मतलब वो जो बच्चा है जिसका बॉडी मास 18 से कम है,
वो बच्चा कैसा है बेटा, अंडर नरिश्ड है, यानी कि कुपोषित बच्चा, उसको खाना सही से नहीं मिल पा रहा है। वही जिस बच्चे का BMI बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में होता है, तो ऐसे बच्चे काफी हेल्थी बच्चे होते हैं, और ऐसे बच्चों को जो न्यूट्रिशन मिल रहा होता है ना, उनको जो भी न्यूट्रिशन, जो भी पोषण मिल रहा होता है, वो काफी हेल्थी होता है। वहीं अगर किसी बच्चे का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा होता है, तो ये चीज हमें शो करती है, दिखाती है क्या, कि जो बच्चा है ना वो कैसा है, ओवरवेट है, अधिक वजन वाला है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आपका बॉडी मास इंडेक्स दिखाता है हम लोग। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। और अगर ये चैप्टर समझ में आया है और कोई अगर डाउट हो तो उसको कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो आप आगे चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।